Good morning, children. How are you? I hope that you all are feeling very happy and very fine and very fit at home. मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसे कि बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हमने नया पार्ट शुरू किया था। वो था आपका जो सिविक्स नागरिक शास्त्र हमने शुरू किया था, और वो था आपका वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी संस्थाओं का कामकाज। बच्चों, हमने आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो पॉइंट्स क्या थे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। बच्चों, संस्थाओं का कामकाज, सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि संस्था क्या है। जैसे प्रत्येक देश में, हर एक देश में बच्चों, देश के काम काज करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए जाते हैं ताकि देश का जो काम है वो स्मूथली, सुचारू रूप से और बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चल सके। तो इन्हीं व्यवस्थाओं को जो बच्चों हम कहते हैं संस्था। इन जो संस्थाएं वो व्यवस्थाएं होती हैं जो कि प्रत्येक देश में देश के कामकाज को सुचारू रूप से देखती हैं और उनको अपने जो है निरीक्षण में रखती हैं। संस्थाएं उन कामकाजों को जो है वो देखती हैं और इन्हीं व्यवस्थाओं को हम संस्था कहते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हमने पिछले लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जैसे लोकतंत्र है, आपको मालूम ही है कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। आप जो है 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब होता है कि ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा हो और लोगों से हो। यानी डेमोक्रेसी इज़ अ सिस्टम विच इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ये अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा दी थी कि गवर्नमेंट इज़ टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए, जनता से और जनता द्वारा की शासन व्यवस्था है, सरकार है। तो ये लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में जहाँ जनता इन्वॉल्व होती है, अब हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव से निर्वाचित होकर जो प्रतिनिधित्व आते हैं या उनको चुन लेना, उनको चयन कर लेना ही सिर्फ लोकतंत्र तो नहीं बन सकता। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोकतंत्र के जो ये शासक, जो लोकतंत्र में चुने गए जो शासक है, जो शासक जो आते हैं, उनको देश के कामकाज में हिस्सा लेना होता है और वो भी इन्हीं व्यवस्थाओं, इन्हीं संस्थाओं के अंतर्गत रहकर ही नियमों और कानूनों का पालन करके ही जो है वो अपना काम करते हैं। उनको काम करना अनिवार्य हो जाता है। नियमों का और कानून का पालन करके ही जो है वो कानून का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। और ये कानून, ये जो नियम, ये जो शक्तियाँ, अधिकार होती हैं बच्चों, वो संविधान उन्हें प्रदान करता है, उन्हें देता है। अब जैसे इस अध्याय में हम लोगों ने, इस चैप्टर में हम यही आगे पढ़ेंगे बच्चों कि ये संस्थाएं किस तरह से काम करती हैं और ये संस्थाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती हैं, लोकतंत्र में इनका क्या योगदान है, क्या भूमिका है और कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि देश के कामकाज में हाथ बटाती हैं। बेसिकली बच्चों, हमारे देश में 3 मुख्य संस्थाएं हैं जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वो 3 संस्थाएँ कौन कौन सी हैं। वो 3 संस्थाएँ आपकी हैं विधानमंडल, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर जो होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी होता है, यानी कानून बनाने की सभा होती है, और एग्जीक्यूटिव होता है उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की, यानी उस कानून को लागू करने की जो है वो सभा होती है। और जुडिशरी होती है आपका न्याय देने का या किसी डिस्प्यूट, झगड़े और भेदभाव या कोई डिस्प्यूट सेटल डाउन करने का ये सभा होती है। तो ये बेसिकली 3 जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे देश में, या लोकतंत्र प्रणाली, जो हमारी जो लोकतंत्र प्रणाली है उसमें इनका मुख्य, उनकी मेजर रोल होता है। अब बच्चों, हमने इस चीज़ को समझने के लिए, इंस्टीट्यूशन को समझने के लिए हमने पिछले लेक्चर में एक उदाहरण लिया था। एक गवर्नमेंट ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था, यानी कार्यालय ज्ञापन के बारे में पढ़ा था, जो कि आपका जो है 13 अगस्त 1990 को सरकार ने एक मेमोरेंडम, एक ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो पारित किया, जिसे कार्यालय ज्ञापन कहते हैं। हमने इसका उदाहरण हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि वो उसमें ये उस आदेश में क्या था। उस आदेश में सरकार ने ये आदेश जारी किया था इस घोषणा पत्र
में कि जो पिछले जो वैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो पिछला वर्ग कहलाता ही था, उसके अलावा तीसरा वर्ग भी था जो सोशली यानी जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो है वो पिछड़ा हुआ था। तो ऐसे वर्ग को तीसरा वर्ग माना गया था और उनके लिए जो है सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों में जो है वो 27% जो है आरक्षित सीटें लागू करने की बात कही गई थी उस घोषणा पत्र में, उस कार्यालय ज्ञापन में। हमने उदाहरण पढ़ा था और ये भी हमने पढ़ा कि जब ये लागू हुआ तो अब उनको ये था कि उस नौकरी में उनको 27% की सीट रिजर्व होगी और बाकी लोग उस 27% सीट के लिए कंपटीशन या प्रतिभागी नहीं होंगे। ये हमने पढ़ा था उसमें पिछले लेक्चर में बच्चों कि ये उस उदाहरण में पढ़ा था। अब बच्चों ये हमने फिर ये पढ़ा, आगे एक पॉइंट था, हमने डिस्कशन किया था निर्माणकर्ता। हमने आगे पढ़ा था कि किस तरीके से जो है ये कोई पॉलिसी अगर बनती है, कोई आदेश अगर गवर्नमेंट पारित करता है तो उस पे जो फैसला, जो डिसीजन मेकिंग होता है वो किस प्रकार लिया जाता है। हमने यहाँ तक तो पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एक कार्यालय ज्ञापन के बारे में पढ़ा था बच्चों। आज के लेक्चर में जो है हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे निर्माणकर्ता। अगला पॉइंट आपका है निर्माणकर्ता, यानी इसी उदाहरण को हम आगे भी पढ़ेंगे कि इस उदाहरण में जो सरकारी फैसला जो लिया गया था, जो कार्यालय ज्ञापन भारत सरकार ने घोषित किया था 1990 में, वो जो है उसका जो उस पे जो डिसीजन लिया गया उसमें किन किन लोगों का कंट्रीब्यूशन था। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, निर्माणकर्ता के बारे में बच्चों। अब अगर हम बात करें उस कार्यालय ज्ञापन की, यानी ऑफिस मेमोरेंडम की बात करें बच्चों, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो ज्ञापन होता है, कोई भी सरकारी आदेश होता है, वो उस पर साइन तो कोई एक अधिकारी नहीं कर सकता है, उस पर या उस पर हस्ताक्षर जो है कोई एक व्यक्ति या कोई एक सरकारी ऑफिसर तो हस्ताक्षर नहीं कर सकता। तो बच्चों किसी भी सरकारी आदेश का ज्ञापन अगर वो पारित होता है, आदेश पारित होता है, तो उस पर कोई अकेला अधिकारी उस पर जाहिर सी बात है वो उस पर सिग्नेचर या साइन नहीं कर सकता है। और इस ज्ञापन पे साइन वो कर सकता है लेकिन डिसीजन जो है वो अकेले नहीं लेता है, क्योंकि किसी भी ऑफिस मेमोरेंडम को या कार्यालय ज्ञापन को आदेश बनाने के लिए उस पर किसी सचिव की जो है वो सिग्नेचर होनी होती है। तो इस ज्ञापन में भी जो है वो श्रमिक और जन शिकायत डिपार्टमेंट के जो सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, उनका हस्ताक्षर था। लेकिन बात ये थी कि उसका डिसीजन क्या इसने ही सिर्फ लिया था, इस अधिकारी ने ही सिर्फ लिया था? तो जाहिर सी बात है कि वो अधिकारी सिर्फ अपने मंत्रियों के बनाए हुए कानून, मंत्रियों के बनाए हुए आदेश और उनके लॉज को पारित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एक स्रोत है, वो उसका सिर्फ काम करता है, लेकिन वो डिसीजन अकेले नहीं ले सकता है। तो हम इस उदाहरण के थ्रू हम यही समझेंगे कि जो निर्माण करता है वो जो है अब कितने मतलब किसी भी सरकारी आदेश या किसी भी सरकारी ज्ञापन को पारित जब होता है तो उसमें जो डिसीजन होते हैं, जो उस पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, जो उस पे निर्णय लिया जाता है, क्या उनमें किन किन लोगों का हाथ होता है, किन किन लोगों की भूमिका होती है। बच्चों हम लोगों ने जो है राष्ट्रपति, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो है 8th में पढ़ी थी। मैं आपको फिर से एक बार उस इम्पॉर्टेंट बिंदुओं को या आवश्यक पॉइंट्स को बता देती हूँ। तो हम बात करते हैं निर्माणकर्ता की। अब निर्माणकर्ता की जब बात कर रहे हैं, किसी डिसीजन में कोई फैसला या कोई निर्णय लेने वाले अधिकारी, निर्णय लेने वाले जो निर्माण करता है वो कौन कौन से हैं? भारत जैसे लोकतंत्र प्रणाली में या किसी भी लोकतंत्र प्रणाली में कोई अगर ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय या आदेश होता है तो इस प्रत्येक लोकतंत्र प्रणाली में जो उससे संबंधित जो निर्णय होते हैं उनका फैसला कौन लेता है या निर्णय कौन करता है, वो कौन कौन से निर्माणकर्ता होते हैं, यानी फैसला लेने के निर्माणकर्ता कौन कौन से हैं। बच्चों सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की, यानी प्रेसिडेंट जो है वो अध्यक्ष होता है और वो औपचारिक रूप से सबसे बड़ा जो है वो अधिकारी होता है। वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है और औपचारिक रूप से सबसे बड़ा अधिकारी होता है।
दूसरे पद पर आता है आपका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ये संघीय सरकार का, यानी जो हमारी फेडरल सिस्टम है, जो हमारी जो सिस्टम है, हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फेडरल सिस्टम क्या है, संघीय सरकार क्या है। यानी संघीय सरकार मतलब होता है दो सरकारें, दो तरह की किसी भी देश में दो प्रकार की सरकारें, एक तो केंद्र सरकार, दूसरा है आपका राज्य सरकार। तो जो केंद्र सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो पूरे देश का, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अध्यक्ष होता है। और राज्य सरकार का जो अध्यक्ष होता है वो है मुख्यमंत्री, जो सिर्फ एक राज्य का जो है वो अध्यक्ष होता है, हेड होता है। तो यहाँ पे जो संघीय सरकार है, यानी संघीय सरकार में दोनों सरकारें आ जाती हैं। तो जो संघीय सरकार का जो प्रमुख अध्यक्ष, प्रमुख हेड होता है, मेन हेड होता है बच्चों, वो है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री ही जो है ज़्यादातर अधिकारों का और अधिकारियों का उपयोग करता है। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है और प्रधानमंत्री एक ऐसा जो है वो यूनिट है, कह सकते हैं, अध्यक्ष है, जो ज़्यादातर देश के अधिकारियों का और अधिकारियों का उपयोग करता है। अब बच्चों बात करते हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही जो है वो मंत्रिमंडल का गठन भी करता है। राष्ट्रपति जो है कैबिनेट मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है बच्चों, नियुक्ति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही जो है वो राष्ट्रपति जो है मंत्रिमंडल का गठन करता है। और इनसे जो बनने वाले जो मंत्रिमंडल है, उनकी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है, वो जो होती है इसमें से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं उन पे वो जो है निर्णय लिए जाते हैं। अगला आपका पॉइंट है पार्लियामेंट, यानी संसद। ये एक इंस्टीट्यूशन है, संसद, यानी जो निर्णय के जो निर्माण करता है उनमें ये भी इनका एक भूमिका होती है, वो है आपका संसद। अब आपको हम पार्लियामेंट आगे भी आपको इस टॉपिक के बारे में आपको आगे चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे अच्छे से। फिलहाल आपको हम एक पॉइंट्स बता रहे हैं, निर्माणकर्ता के बारे में हम पॉइंट्स बता रहे हैं। और इस संसद, यानी संसद आप जानते हैं पार्लियामेंट जब निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, जो चुनाव से निर्वाचित प्रतिनिधित्व होते हैं, वो मेजॉरिटी या माइनॉरिटी या मेजॉरिटी में होकर बहुमत पाकर वो संसद के में जाकर जाते हैं, अधिकारी हो जाते हैं, और वहाँ पे वो जो है देश से जुड़े फैसलों के बारे में बहस करते हैं और उस पर निर्णय लेते हैं। संसद वो व्यवस्था है, वो इंस्टीट्यूशन है। तो इसके दो सदन होते हैं, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत लेना जो है वो अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। यानी प्रधानमंत्री जो है, तो बच्चों संसद की बात हम कर रहे हैं, तो संसद के जैसे कि पार्लियामेंट दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों का जो बहुमत है और बहुमत का जो समर्थन है उसको प्राप्त होना अनिवार्य है या आवश्यक होता है, तभी वो अपनी सरकार को जो है वो फॉर्मेशन कर पाएंगे, सरकार का गठन वो कर पाएंगे, या उनको जब मेजॉरिटी मिलेगी, लोकसभा के सदन का जो मेजॉरिटी मिलेगी, बहुमत मिलता है, उनका पाना उनका अनिवार्य होता है बहुमत। तो बच्चों ये था। अब सवाल उठता है, तो क्या ये जो कार्यालय ज्ञापन था, जो ऑफिस मेमोरेंडम था, इसके निर्णय में लेने में क्या ये लोग शामिल थे? जो ये ऑफिस मेमोरेंडम था, जो भी हमने आपको उदाहरण बताया कि 13 अगस्त 1990 को जो एक सरकार ने घोषणा पत्र जारी किया, कार्यालय ज्ञापन जारी किया, क्या इस पे फैसला लेने में इन लोगों का, इन संस्थाओं का जो है वो क्या शामिल थे? क्या उनका कंट्रीब्यूशन था या इसके और था, या इनकी क्या भूमिका थी? इसके बारे में चलिए हम पता करते हैं। सबसे पहले में क्या कोई, और ये भी था सवाल कि क्या कोई सरकारी फैसला, क्या कोई सरकारी आदेश इतना बड़ा आदेश होता है, बहुत बड़ा आदेश होता है? क्या कोई सरकारी आदेश एक बड़ा आदेश होता है कि उस पर निर्णय लेने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का योगदान होना आवश्यक हो जाता है? ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सामने समक्ष बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये प्रश्न जो आ रहे हैं, या मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सही है कि इस ऑफिस मेमोरेंडम में, कार्यालय ज्ञापन में, क्या इन संस्थाओं का क्या ये संस्थाएं, ये लोग शामिल थे
या कोई सरकारी आदेश का इतना बड़ा आदेश होता है कि इन पे फैसला लेने के लिए इनकी इतने बड़ा प्रोसेस होता है, या फिर इस आदेश में यकीनन इस आदेश में कोई ख़ास बात तो थी या कोई बहुत बड़ी बात थी जिसकी वजह से इसका प्रोसेस, इसका जो ये था डिसीजन जो है वो इतना बड़ा हुआ और ये सरकारी आदेश एक बड़ा आदेश बना। इसमें कुछ ख़ास बात तो ज़रूर थी, कोई बहुत अच्छी या कोई बड़ी बात ज़रूर थी। चलिए हम इसका पता करते हैं कि वो बड़ी बात क्या थी, वो ख़ास बात थी क्या, वो इम्पोर्टेंट, वो स्पेशल चीज़ क्या थी इस आदेश में। ये कैसा आदेश था, ये कैसा डिक्लेरेशन था, घोषणा थी सरकार से, सरकार ने जो की थी लोकतंत्र प्रणाली में। और लोकतंत्र प्रणाली में बच्चों कोई भी आदेश अगर पारित होता है तो वो लोगों के लिए होता है, लोगों के वेलफेयर के लिए होता है और लोगों द्वारा होता है या लोगों के लिए होता है। तो यहाँ भी हम कहीं ना कहीं गैस तो कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये भी फैसला जो है, ये भी जो घोषणा था, ये पत्र, ये भी कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए, जनता के लिए ही बनाई गई थी। अब क्या ख़ास बात थी, चलिए हम पता करते हैं। जैसे कि 1979 में बच्चों भारत सरकार ने जो है वो मतलब कहते हैं पिछड़ी जाति के लिए जो है उन्होंने पहले से एक आयोग तैयार कर रखा था, एक संस्था तैयार बना रखी थी। अब जो था और बना रखी थी उस आयोग या जाति का जो आयोग गठित किया गया, इसकी अध्यक्षता जो थी वो उन्होंने बीपी मंडल ने की। इसकी अध्यक्षता जो सरकारी अफसर बीपी मंडल ने की और इसीलिए आम तौर पे जो है इसको हम मंडल कमीशन भी कहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, मंडल कमीशन, यानी मंडल आयोग के नाम से भी हम आमतौर पे इसको जानते हैं। अब इस मंडल आयोग का क्या काम था, इनको जो है वो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े जनजातियों के लोगों के सुधार के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मापदंड तैयार करने थे, कुछ मापदंड तैयार करने थे। और ये भी था कि उनको दूर करने के उपाय भी उनको बताने थे, उनकी सिफारिश भी करनी थी। इस मंडल वीपी मंडल के अध्यक्षता में जो ये कमीशन, ये कमेटी जो लागू की गई, उसको हम मंडल कमीशन या मंडल आयोग भी कहते हैं बच्चों। और इस मंडल आयोग का जो क्या था, इनका जो ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य और एम, ये था कि जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ी जनजाति है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ मापदंड तैयार करने थे और उनकी प्रॉब्लम्स को और उनकी समस्याओं को दूर करने का उपाय भी उनको बताना था, उनकी सिफारिश भी करनी थी। ये उनका उद्देश्य था। और इस आयोग ने 1980 में, यानी 79 में गठित हुआ और 1980 में जो है इन्होंने उसके उपाय की सिफारिश भी प्रस्तुत की और जो है अपनी सिफारिशें भी दी। और उन्होंने कहा, उनकी सिफारिशों में से एक बहुत अहम सिफारिश ये भी थी कि उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों और पदों में जो ये पिछड़े जनजाति हैं, जो शैक्षिक और जो है सामाजिक रूप से जो पिछड़े हैं, इनके लिए 27% सीट जो है वो उनको आरक्षित होंगी। ये सिफारिश उनकी दी गई थी। और उन्होंने इस रिपोर्ट पे पार्लियामेंट में जो है वो सदनों में बहस भी चली इस रिपोर्ट पर। जब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, ये रिपोर्ट, ये सिफारिश रखी, तो इस पे पार्लियामेंट में, इस संसद में जो है वो बहस भी चली। और कई वर्षों तक जो है वो कई पार्टियों ने जो है अपने सुझाव भी इस रिपोर्ट पर उन्होंने अपने सुझाव भी दिए और वादे भी किए कि कोई अगला चुनाव अगर वो पार्टी जीतती है तो इस पे वो बहस करेगी, इस पे वो लागू करने की वो वादा उन्होंने भी किया। बहुत सारी पार्टियों ने ऐसे जो है वो अनुमान लगाने शुरू कर दिए और पार्लियामेंट में जो इस प्रस्ताव में जो है बहस भी हुई और और प्रॉमिसेस भी हुए। लेकिन 1980 में जब ये सिफारिश प्रस्तुत की गई, फिर 1989 में लोकसभा का जो आम चुनाव हुआ उसमें इससे पहले जनता दल ने जो है वो पार्लियामेंट में ये प्रॉमिस भी किया था कि अगर वो सरकार में आती है तो इस प्रस्ताव पर वो ज़रूर सोचेगी और उसको लागू भी करेगी। तो 1989 में जब हुआ, उसके बाद 1989 में जब आम चुनाव हुआ, लोकसभा का आम चुनाव हुआ, तो उसमें जनता दल पार्टी जो है वो उभर कर बहुमत से जीत कर जो है वो पार्टी उभर कर आई। और फिर जब ये पार्टी जीत गई और सरकार गठन हुआ तो इसके अध्यक्ष थे वीपी सिंह।
यानी जनता दल जो है वो पार्टी एक बहुमत से जीत कर आई, उस जनता दल की सरकार बनी और इस सरकार ने अपने प्रतिनिधि वीपी सिंह को प्रस्तुत किया, जो कि वो 1989 के आम चुनाव के बाद वो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद बहुत सारे सुधार विकास के कार्य हुए, बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। 6 अगस्त को यानी 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और उसमें इस घोषणा पत्र की, इस कार्यालय ज्ञापन की यानी 27% रिजर्व सीट के बारे में जो कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े जनजाति के थे, उस पर बहस की गई, उस पर जो है वो विचार विमर्श किया गया और एक औपचारिक निर्णय लिया गया। चूँकि जनता दल ने ये प्रॉमिस किया था तो उसने अपने इस प्रॉमिस को कहीं ना कहीं फुलफिल किया और उसने औपचारिक उसका निर्णय लिया गया। और अगले ही दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो है एक बयान के माध्यम से ये निर्णय दे दिया कि ये निर्णय दिया और उन्होंने दोनों सदनों को इस प्रस्ताव से इंट्रोड्यूस कराया यानी अवगत कराया। 6 अगस्त 1990 को जो है वो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल बुलाया गया, उसमें इस प्रस्ताव को लेकर बहस हुई और निर्णय लिया गया और एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने जो है इस प्रस्ताव का सुझाव जो है दोनों सदनों में रखा और दोनों सदनों से इस प्रस्ताव को इंट्रोड्यूस कराया। फिर इसके बाद कैबिनेट के इस फैसले को जो क्रमिक और जनहित शिकायत प्रशिक्षण विभाग ने जो है वो एक घोषणा पत्र तैयार किया और उनके मुख्य सचिव ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए और ये जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि ये केंद्रीय घोषणा पत्र है जो कि लीगल तौर पे सरकारी फैसला है। तो बच्चों इस तरीके से ये घोषणा पत्र जो है वो ये जो बिल था वो लॉ बन गया। यानी ये जो प्रस्ताव था, ये जो बिल था वो क्या बन गया, ये एक तरह से बिल था, घोषणा पत्र, जो कि शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े जनजाति के लिए 27% रिजर्व सीट की बात कर रहा था ये घोषणा पत्र, ये बिल। और ये बिल जो है वो दोनों सदनों में पेश की गई, उसको इंट्रोड्यूस कराया गया और बहस हुई। उसके बाद जो है वो इस पे जो है कैबिनेट के इस फैसले को क्रमिक और प्रशिक्षण जो डिपार्टमेंट ने के सचिव ने उसके विभाग को जब भेजा गया तो वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों ने जो है इस कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक उन्होंने जो है उसका एक आदेश तैयार कर दिया और इस घोषणा को उन्होंने लीगली सरकारी फैसला बना दिया और इस तरीके से ये बिल जो क्या बन गया, कानून बन गया यानी लॉ बन गया। और इस तरीके से 13 अगस्त 1990 को ये ऑफिस मेमोरेंडम, ये कार्यालय ज्ञापन जिसकी संख्या थी बच्चों OMN जिसकी संख्या थी OMN 36012/3190, ये जो है एक कानून जो है वो कानून के रूप में इसको तैयार किया गया। तो बच्चों ये धीरे धीरे जैसे तो किस तरीके से हमने देखा ना किस तरीके से बिल जो है वो लॉ बन गया और किस तरीके से एक सरकारी कार्यालय पे ज्ञापन डिक्लेरेशन जो है वो सरकारी उस पर मोहर लगी और वो लीगल लॉ एक लॉ के रूप में जो है वो प्रस्तुत हुआ। अब बच्चों उस दौरान उस माह में उस महीने में या उस टाइम जो है वो देश में इस लॉ के पारित होते हुए भी बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल बन गया देश में। और मैगजीन्स में, टीवी में, मीडिया में, अखबारों में, आर्टिकल्स में, हर जगह जो है वो इस कानून की बात होने लगी और लोग जो हैं वो कहीं बहुत ज़्यादा कुछ लोग तो बहुत उत्तेजित हो गए और कुछ लोग जो है इसके विरोधी भी थे, कुछ लोग इसके पक्षधर भी थे। जो विरोधी थे वो 27% सीट नहीं चाहते थे कि वो उनको मिले या अनुसूचित जनजाति या शैक्षिक और सामाजिक पिछड़े वर्ग को मिले, क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट रिजर्व थी। तो बहुत देश में बहुत ही ज़्यादा जो उथल पुथल का माहौल हो गया था और हर जगह मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में जो है इसके जो है वो
पब्लिसिटी होने लगी, इसकी बातें होने लगी, चर्चा होने लगी, बहस होने लगी, आर्गुमेंट्स होने लगे। यहाँ तक कि बच्चों जो डेली यूज़ के जो गुड्स थे, जैसे अमूल था, ये सारी जो प्रोडक्ट्स थे, वो उस पर भी इसका देखा गया। और अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आप पाएंगे कि उस वक्त की बात है, ये 1990 की बात, कि उस वक्त अमूल का जो मक्खन आप जानते हैं कि अमूल ब्रांड, यू हैव हर्ड अबाउट द अमूल ब्रांड के बारे में आप जानते ही हैं। तो अमूल ब्रांड पर भी जो है इस ज्ञापन का, इस लॉ का जो है वो इफ़ेक्ट देखने को मिला। और वहाँ उस अमूल ब्रांड पर भी उसने भी इसके जो है वो स्लोगन्स जो है वो मतलब पब्लिश करना शुरू कर दिया था। तो देश में अब कुछ लोगों का ये मानना था कि ये आरक्षण आवश्यक है, क्योंकि ये उन लोगों को मौका देगा जो सही मानों में समाज में अपना प्रतिनिधित्व बना नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, या अपने अस्तित्व वो जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। उनको भी सरकारी पदों में, सरकारी नौकरियों में, सरकारी जगहों में जो है उनको अवसर प्रदान मिलेगा, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, उनको मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का, अपने आप को स्टैंड करने का, अपने अस्तित्व को और अच्छा बनाने का उनको एक बहुत ही सुनहरा मौका या अवसर मिलेगा। तो कुछ लोग तो ये मानते थे कि ये आरक्षण सही है, ये आरक्षण जो है वो होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये भी मानने, लेकिन लोगों का दूसरा भी पहलू था। दूसरे वर्ग के लोग ये मान रहे थे कि ऐसा करने से जो आम जनता है उनको परेशानी हो जाएगी, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको नौकरियों के पदों से या नौकरियों सेवाओं में जो है वो उनको मौका नहीं मिलेगा, और उनका जो कामकाज है वो उनको बट जाएगा, और उनको उनके लिए जो उनके उत्तरदायित्व पर एक सवाल उठ जाएगा। तो ये सारी बहस जो देश में एक बहुत ही बड़ा एक बहस का मुद्दा बना रहा ये लॉ जो है। और कहीं कहीं तो ऐसी जगह भी हुई बच्चों की, कहीं कहीं हिंसात्मक रूप भी ले लिया। लोगों सड़क पे भी उतर आए थे, धरना देने लगे, डेमोन्स्ट्रेशन करने लगे, एग्जिबिट करने लगे, डिस्प्ले करने लगे, हड़तालें करने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें उस समय हुई इस लॉ के ख़िलाफ़ भी और इस लॉ के सपोर्ट में भी। अब बच्चों जो है एक लोगों का ये भी मानना था कि जो पिछले वर्ग है उन्हें, जैसे कि हमने आपको बताया कि उनको अवसर मिलेगा, और एक पक्ष के लोग थे जो उनका ये मानना था कि नहीं, वो जो है वो एक जातिवाद टाइप का जो है एक भेदभाव भी समाज में उत्पन्न हो सकता है, लोग जो कैटेगराइज्ड हो जाएंगे लोग और ये उनको समझने लगेंगे। तो इस तरीके से जो है सरकार के इस फैसले में देश में बहुत सारे विवाद जो है उत्पन्न हो गया है। अब आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंस्टीट्यूशन के बारे में से पहले हमने बताया बच्चों कि कोई भी देश में जो उठता विवाद होता है, देश में जो विवाद होते हैं या उस देश के फैसले या लोकतांत्रिक प्रणाली में लिए गए फैसले के खिलाफ जो अगर कोई निर्णय होता है, उसके खिलाफ जो उससे उठा हुआ जो कोई विवाद होता है, उसको निपटाने के लिए हमारे पास, हमारे देश में, हमारी लोकतंत्र प्रणाली में इंस्टीट्यूशन काम करती है, वो है न्यायालय, यानी न्यायपालिका, यानी जुडिशरी। तो यहाँ भी जुडिशरी ने, यहाँ भी न्यायपालिका ने अपना निर्णय, अपनी भूमिका निभाते हुए उन्होंने कहा कि इन सारे विवादों को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो है इन विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। तो अतः क्या हुआ कि इस आदेश के विरोध में कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे जो है वो दायर कर दिए। अब सरकार ने क्या किया, उन अदालतों उनमें जो है इस आदेश को उन्होंने अवैध घोषित कर दिया और उसे लागू करने से रोकने की उन्होंने क्या किया, अपील की। यानी कुछ संस्थाओं ने और कुछ जो है, तो बच्चों जो ये आदेश पारित हुआ देश में, जब देश में इसका विवाद, इस आदेश से बहुत विवाद उत्पन्न हुआ, तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इन विवादों को निपटाने का काम जो है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय करते हैं, जुडिशरी पार्ट करती है, जुडिशरी इंस्टीट्यूशन करती है। तो इन अदालतों में कुछ लोगों ने और कुछ इंस्टीट्यूशन, कुछ संस्थाओं ने उच्च न्यायालय में इस आदेश के खिलाफ जो है मुकदमा दायर कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मांग की कि इस आदेश को अवैध घोषित किया जाए और इसको लागू करने के लिए उस पर रोक पर उन्होंने जो है वो बल दिया। अब बच्चों, और इस मुकदमे को हम कहते हैं इंदिरा सहानी वर्सेस भारत सरकार मामला।
यानी इंदिरा सहानी बनाम भारत सरकार मामला। इस केस को नाम दिया गया इंदिरा सहानी बनाम भारत सरकार मामला, यानी इंदिरा सहानी, द केस ऑफ इंदिरा सहानी वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट। इस केस को उसको नाम दिया गया। अब इन सभी मुकदमों को जो उच्च न्यायालय ने एक साथ जोड़ दिया और उस पर बहस हुई और सर्वोच्च न्यायालय के 11 सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट जो न्यायाधीश थे उनके जो है वो उनके इस संगोष्ठी ने दोनों पक्षों की जो है वो बात सुनी और सन 1992 में दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद इन 11 वरिष्ठ अधिकारी न्यायाधीशों की बेंच ने जो है संगठन ने या इसके पैनल ने ये डिसीजन दिया कि उन्होंने ये कहा कि ये जो फैसला है वो 1992 में 11 उसको कहते हैं वरिष्ठ न्यायाधीशों की जो बेंच थी वो उन्होंने बहुमत से इसको आदेश दिया, एक फैसला दिया कि कहा कि ये जो आदेश है वो अवैध नहीं है। क्या फैसला आया था 11 वरिष्ठ न्यायाधीशों की बेंच ने बहुमत से क्या फैसला दिया बच्चों कि ये आदेश जो है वो अवैध नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत सरकार को इस आदेश में कुछ संशोधन करने को लिए भी कहा, कुछ अमेंडमेंट्स करने को भी कहा। उन्होंने ये कहा कि जो अच्छी स्थिति वाले लोग हैं, इन 27% में जो आरक्षित सीटें हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए हैं, उन वर्गों में जो अच्छी स्थिति के लोग हैं वो इन सीट के भागीदारी नहीं होंगे। यानी इन पिछड़े जनजातियों में जो पिछड़े जनजाति हैं शैक्षिक और सामाजिक रूप से, इनमें जो उनकी स्थिति जिन लोगों की अच्छी है वो लोग इस सीट के भागीदारी नहीं होंगे। और अदरवाइज़ ये 27% वाली जो घोषणा थी, जो लॉ थी, वो अवैध नहीं है, इसको वैध माना गया। और जो है सरकार को जो है वो कुछ संशोधन करने के लिए भी कहा गया। जो संशोधन यही था कि जो अच्छी स्थिति वाले लोग हैं वो 27% आरक्षित सीट के भागीदारी नहीं होंगे, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए। अतः ये जो निर्णय था, ये इस निर्णय के अनुसार 8 सितंबर 1993 को क्रमिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी करने के बाद यानी 8 सितंबर 1993 को क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय द्वारा एक आदेश इस आदेश को जारी करने के बाद, उस पर निर्णय लेने के बाद, आदेश जारी करने के बाद जो है ये विवाद जो है सुलझ गया। और तभी से जो है ये नीति जो है वो ये नीति अमल में लाया गया और इस नीति पर जो है वो काम किया गया और ये अब तक भी वो चला आ रहा है। तो बच्चों, ये था आपका निर्माणकर्ता के बारे में हमने अभी पढ़ा और एक ऑफिस मेमोरेंडम या कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण के थ्रू जो है हमने ये समझने की कोशिश की कि किसी भी लोकतंत्र प्रणाली में सरकार से जुड़े कोई भी आदेश अगर पारित होता है तो बिल से लॉ कैसे बनता है और उन लॉ में बनाने के लिए किन किन संस्थाओं, किन किन लोगों का जो है वो किन किन लोगों की भूमिका होती है। तो बच्चों, आज हम यही बंद करते हैं और अगले लेक्चर में जो आगे हम बढ़ेंगे इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे हम अगला शीर्षक जो है वो पढ़ेंगे। सो बी हैप्पी एंड हैव big and very beautiful smile on your beautiful face and pretty faces. So always be happy और हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए. So take care of yourself and family. Goodbye.